गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। तो हम पुनः मध्य प्रदेश पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यों का पुनर्गठन पर चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के राज्यों का पुनर्गठन यानी राज्यों का पुनर्गठन मध्य प्रदेश के राज्यों का पुनर्गठन। अब मध्य प्रदेश के राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में अब हम चर्चा करेंगे। इसमें यह देखेंगे कि भाई राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियां बनी और जो समितियां बनाई गई उसके द्वारा प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, कौन कौन सी समितियों ने क्या जिले बनाने में अहम योगदान दिया या कैसे कार्य किया। तो आज़ादी के समय में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। यानी भारत में आज़ादी के समय किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, ठीक है। भाषा के आधार पर किसकी मांग उठने लगी? राज्यों की मांग, ठीक है। किसकी मांग? राज्यों की मांग उठने लगी, ठीक है ना। राज्यों की मांग उठने लगी और उसके उपरांत में क्या हुआ कि निम्न समितियां आई, ठीक है। यानी कि भाषा के आधार पर और निम्न समितियां, ठीक है, गठित की गई, ठीक। यानी राज्यों का पुनर्गठन में भारत में आज़ादी के समय से यानी 1947 के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी और उसके उपरांत में क्या हुआ कि निम्न समितियां गठित की गई। तो उन समितियों में से सबसे जो पहली जो समिति आई उसका नाम है एसके धर। जो प्रथम जो समिति आई उसका नाम है एसके धर। कौन सी? एसके धर समिति। और यह समिति कब आई? तो 1948 में। 1948 में एसके धर समिति आई, ठीक है। और इस समिति के जो प्रमुख थे, प्रमुख जिसको बोलना चाहिए कि अध्यक्ष जो थे, ठीक है, वो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस, ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस एसके धर, ठीक है। तो एसके धर समिति सबसे पहली समिति थी और ये पहली समिति जो थी 1948 में आई, सन 1948 में आई। और ये समिति के जो प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रिटायर्ड एसके धर। और इस समिति के को जो थी ये समिति जो है 4 सदस्यीय कमेटी थी, यानी यहाँ 4 सदस्य थे, ठीक है। ये 4 सदस्यीय समिति थी और इस समिति को जो है भारत में लाया गया और इस समिति के द्वारा जो है राज्यों का पुनर्गठन यानी कि नया राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इस समिति ने क्या किया गया कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को क्या कर दिया? इसने ठुकरा दिया। यानी कि ये समिति ने क्या किया कि जो भारत में राज्यों की मांग उठ रही थी, भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग उठ रही थी, उसको क्या कर दिया? इस समिति ने कैंसिल कर दिया, यानी ठुकरा दिया। अब उसके उपरांत क्या हुआ कि द्वितीय समिति आई। भाई ये समिति के बाद में द्वितीय समिति आई। अब ये समिति जब आई तो इस समिति ने क्या किया कि पुनः इसको भी जो है नए राज्यों के लिए जो है समिति लाई गई
तो इसके बाद बेटा 1948 में ही, ठीक है, 1948 में जो द्वितीय समिति आई उसका नाम है जेवीपी कमिटी। अब जेवीपी कमिटी नाम से ही संबोधित होता है। यहाँ पर जो है जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वी से बेटा यहाँ पर होता है वल्लभ भाई पटेल, और पी से बेटा यहाँ पर होता है पट्टाभी सीतारामैया। ठीक, तो द्वितीय जो समिति आई कौन सी समिति थी? द्वितीय समिति का नाम था जेवीपी कमेटी। और ये जो कमेटी आई, ये कमेटी भी कब आई? सन 1948 में। यानी ये वाली कमेटी भी कब बनाई गई? तो सन 1948 में जेवीपी कमेटी आई। और इस समिति के जो प्रमुख जो 3 सदस्य थे, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी समिति सीतारामैया, इसलिए इसका नाम जेवीपी कमेटी पड़ा। ठीक है, और इस समिति ने भी क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग उठ रही थी, ठीक है, यानी भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग उठ रही थी उसको भी इनने क्या किया? कैंसिल कर दिया। यानी इनने भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया और ये इन्होंने बोला कि हम जो है इसको सहमति प्रदान नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस समिति ने जब राज्यों के मांगों को ठुकरा दिया तो उसके बाद में क्या हुआ कि बेटा कि भारत के राज्यों में से जो एक राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, ये भारत का ऐसा पहला राज्य था, यानी भारत का ये क्या था? पहला राज्य था जिसने भाषा के आधार पर अपना पहला राज्य गठित किया। तो आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख जो नेता थे, जो आंदोलन करना प्रारंभ हो गया अब देश में, तो यहाँ पर जो नेता थे, नेता का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पोट्टश्री रामालन ने क्या किया? आमरण अनशन किया। क्या किया? आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब क्या होता है कि जलपान न ग्रहण कर पाना। तो पोट्टश्री रामालन ने कितने दिन की भूख हड़ताल की? 56 दिन की। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टश्री रामालन की जो है क्या हो गई? मौत हो गई, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। और तब जाकर जो क्या हुआ कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को जो गठित किया गया, वो कब किया गया? आंध्र प्रदेश को गठित भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, यानी कि भारत में अगर कभी सवाल पूछा जाए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य भारत में कब बनाया गया, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य भारत में जो बनाया गया उसका नाम है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जो बना है 1 अक्टूबर सन 1953 को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना। राज्यों के पुनर्गठन में क्या हुआ कि ये जो जितनी भी समितियां आई है, इन समितियों में से सबसे पहली समिति एसके धर, इसने भी भाषा के आधार पर राज्य को ठुकरा दिया था। दूसरी समिति आई जेवीपी कमेटी, इसने भी भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग उठ रही थी उसको ठुकरा दिया। पर उसके बाद में क्या हुआ कि भारत के क्षेत्रों में क्या हुआ कि आंदोलन तीव्र हो गया, यानी उग्र हो गया। और जब आंदोलन उग्र हो गया तो आंध्र प्रदेश में जो है इनको ऐसा लगा कि हमारे को भाषा के आधार पर राज्यों का दर्जा दिया जाए,
तो वहाँ के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम है पोट्टश्री रामालन। और पोट्टश्री रामालन ने आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल की। क्या की? 56 दिन की भूख हड़ताल की, हड़ताल की। और भूख हड़ताल के द्वारा इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसके बाद में भारत में भाषा के आधार पर जो है सरकार को विवश होकर 1 अक्टूबर सन 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य गठित करना पड़ा। परंतु बेटा उसके बाद में क्या हुआ कि अब जगह जगह से क्या हुआ कि अब राज्यों की मांग को एक आग सी प्रारंभ हो गई। यानी कि अब एक राज्य तो बनने के बाद में और भी अन्य राज्यों की मांग उठने लगी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। क्या लाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 1953 में लाया गया। यानी कि 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। और जो इसके जो अध्यक्ष थे, किसी को पता है क्या? फजल अली। कौन थे? फजल अली। और 2 सदस्य थे के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों के बाद में जगह जगह से क्या हुआ कि राज्यों के लिए एक आग सी पकड़ ली। और उसके बाद में क्या है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया और 29 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसलिए इसको जो है राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, या इसको जो है फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो सदस्य थे, ये सदस्य जो 2 सदस्य बने थे, एक का नाम के.एम. पाणिक्कर और एक का नाम हृदयनाथ कुंजरू। और ये सवाल अधिकांश बार पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो पीएससी जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होती है, तो इसमें इसका सवाल आ चुका है। ठीक है, तो 2018 की प्रीलिम्स की सवाल में इसका सवाल भी पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग के प्रमुख अध्यक्ष कौन हैं और इसकी स्थापना कब हुई। तो ये ध्यान से इस टॉपिक को जो है आप जो है अपने इसमें दिमाग में लाएंगे। अब उसके बाद में क्या किया गया कि एक राज्य बनने के बाद में ये आंदोलन यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उस समय क्या हुआ था कि 1947, अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, हटा देते हैं। ठीक है, हटा देने के बाद में अब फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि 1947 में मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। यानी कि आज़ादी के समय मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था, बल्कि वर्तमान क्षेत्र को, ठीक है, यानी 1947 के समय वर्तमान जो क्षेत्र हुआ करता था, उस समय मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था, बल्कि उसको मध्य भारत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मध्य भारत। ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश नाम से 1947 में इस देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं था, बल्कि उस क्षेत्र को मध्य भारत या मध्य प्रांत भी कहा जाता था। ठीक है, या मध्य प्रांत भी कहा जाता था। और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर बेटा क्या हुआ कि राज्यों 1947 से लेकर 1956 तक स्थिति को देखना पड़ेगा कि भाई 1947 से लेकर 1956 तक हुआ क्या। तो 1947 से लेकर 1956 तक के में एक आपको एक मैप पे लेके जाएंगे जो कि 1947 का है। ठीक है, उस समय क्या हुआ करता था कि कुछ क्षेत्र हुआ करते थे,
एक मिनट। ये 1947 से 1956 का ये मैप है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि 1947 से 1956 तक की स्थिति पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें देख लेते हैं कि 1947 में क्या हुआ कि इसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, और मध्य भारत वाला जो क्षेत्र था ये मध्य भारत कहलाता था, मध्य भारत क्षेत्र। और ये वाले क्षेत्र को बेटा विंध्य प्रदेश कहा जाता था, विंध्य प्रदेश, इसको विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसको जो है दक्षिण मध्य प्रांत। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1947 में 3 पार्ट थे। ठीक है, 1947 में पार्ट थे, पार्ट ए, दूसरा था पार्ट बी, और तीसरा था पार्ट सी। तो पार्ट ए वाला जो क्षेत्र था ये आपका पार्ट ए था। ठीक, पार्ट बी वाला जो क्षेत्र था ये आपका पार्ट बी था। पार्ट सी जो हुआ करता था ये आपका पार्ट सी था, जो विंध्य प्रदेश। तो मध्य भारत यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए के अंतर्गत में जो है इधर में सतपुड़ा अंचल, और विदर्भ क्षेत्र, ठीक है, हुआ करते थे। और उस समय मध्य प्रदेश यानी कि इस क्षेत्र के साथ में, मध्य भारत के साथ में, यहाँ पर तत्कालीन बंबई प्रांत था, तत्कालीन बंबई प्रांत था। यहाँ पर आपका बिहार राज्य हुआ करता था, उसकी सीमा लगती थी बिहार की। ठीक है, और यहाँ पर हैदराबाद था, नहीं बिहार था, बिहार के बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर हैदराबाद था, यहाँ पर जो है उड़ीसा की सीमा लगती है। ठीक है, और हैदराबाद के बाद में जो इधर आएंगे तो यहाँ पर जो है राजस्थान की सीमा थी लगी उस समय। ठीक है, और इधर में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है राजस्थान, और उसके बाद में जो है, ठीक, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर यूपी की सीमा थी। ठीक, और उत्तर प्रदेश के बाद में आप जाएंगे तो ये बंबई प्रांत हो गया, और यहाँ पर जो है गुजरात की सीमा थी, यहाँ पर गुजरात कर देते हैं, और यहाँ पर जो है राजस्थान। ठीक है, ये बंबई प्रांत, इसको महाराष्ट्र भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब ये मैप हो गया आपके सामने। अब इसमें क्या हुआ कि 1947 से 1956 में 3 पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, पार्ट ए, तो पार्ट ए का जो सेंट्रिपिटिकल जो क्षेत्र था, यानी मध्य वाला जो क्षेत्र था, ये था नागपुर। क्या था? नागपुर। और ये जो थी पार्ट ए की प्रमुख राजधानी थी। पार्ट ए की कभी राजधानी पूछता है तो पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। पार्ट बी की 2 राजधानी थी, चूंकि इसमें जो है मालवा अंचल शामिल था, मालवा अंचल शामिल था, और साथ में यहाँ पर जो है बुंदेलखंड भी था। ठीक, और यहाँ विंध्य प्रदेश के साथ में जो है बघेलखंड,
व बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। ठीक है, और पार्ट बी की जो प्रमुख राजधानी थी, इसकी दो राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि मालवा की एक जो थी एक राजधानी, एक का नाम था इंदौर और एक का नाम था यहां पर ग्वालियर। तो ये दोनों राजधानी क्या होती थी कि 6-6 माह के लिए परिवर्तित होती थी। यानी पार्ट बी की दो राजधानी थी, एक का नाम था इंदौर और दूसरे का नाम था ग्वालियर, जो कि क्या होती थी कि 6-6 माह के लिए अपनी क्या करती थी, 6-6 माह के लिए क्या करती थी, राजधानी को प्रशासनिक तौर पर यूज किया जाता था, कभी 6 माह के लिए इंदौर तो कभी 6 माह के लिए ग्वालियर। और पार्ट ए की चूंकि राजधानी जो हुआ करती थी उस समय नागपुर जो है इसकी क्या थी, प्रमुख राजधानी थी। और पार्ट सी की जो प्रमुख राजधानी थी वो थी रीवा। ये याद रखिएगा कि पार्ट सी की जो राजधानी हुआ करती थी, ये पार्ट सी है, तो विंध्य प्रदेश यानी कि इसकी जो राजधानी थी, ये प्रमुख जो पार्ट सी की जो राजधानी थी ये थी आपकी रीवा, रीवा राजधानी। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1947 से 1956 के समय में, उस समय जो आसपास जो राज्यों की सीमाएं छुआ करती थी वो कुल राज्यों की 7 सीमाएं लगती थी। ठीक है, यानी कि पहली चीज कि दक्षिण में आपका बंबई प्रांत यानी महाराष्ट्र की एक सीमा, दूसरा इधर हैदराबाद की सीमा, तीसरा गुजरात की सीमा, चतुर्थ राजस्थान की सीमा, और ये पांचवी उत्तर प्रदेश, छठा बिहार और सातवां उड़ीसा। यानी 7 राज्यों की सीमा 1947 से लेकर सन 1956 तक के में, या बोलना चाहिए कि 2000 तक में, ठीक है, 1956 तक जो है कुल 7 राज्यों की सीमा हुआ करती थी। अब इसमें क्या हुआ कि यहां पर जो होता है कि पार्ट ए में की कहानी है, पार्ट ए के अंतर्गत में जो विदर्भ जो क्षेत्र दिख रहा है, जो पार्ट ए के अंतर्गत में जो आपको विदर्भ क्षेत्र दिख रहा है बेटा, तो इस विदर्भ क्षेत्र के प्रमुख जो 8 मराठी भाषा जिले थे, 8 मराठी भाषा जो जिले थे, ठीक है ना। अब वो 8 मराठी भाषा मैं आपको जिले यहाँ पर लिख देता हूँ कि 8 मराठी भाषा जिले कौन से थे, मराठी जिले। एक का नाम था अकोला, दूसरा का नाम था अमरावती, तीसरा का नाम था बुल्ढाना, चतुर्थ का नाम था अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, चांदा, भंडारा, वर्धा, नागपुर। ठीक है ना, ये जो है 8 मराठी भाषा जिले। तो ये 8 मराठी भाषा जो जिले थे, इस मध्य प्रांत, दक्षिण मध्य प्रांत से निकालकर इस तत्कालीन बम्बई स्टेट को दे दिए गए। क्या कर दिए गए, तत्कालीन बम्बई स्टेट को दे दिए गए। ठीक, और उसके बाद में क्या हुआ कि पार्ट बी में क्या विशेष परिवर्तन किया गया कि पार्ट बी में क्या है कि मध्य प्रदेश का जो है, इसमें जो है आपका जो पता होना चाहिए कि ये पार्ट बी में बुंदेलखंड में और बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता था। यहाँ पर जो है मालवा अंचल और बुंदेलखंड, तो यहाँ ग्वालियर और इंदौर 6-6 माह के लिए विशेष राजधानियाँ थी। और इसके जो प्रमुख जो थे उस समय पार्ट बी के जो प्रमुख हुआ करते थे, ये तख्तमल जैन, तख्तमल जैन जो थे उस समय इसके क्षेत्र के प्रमुख प्रशासक के तौर पर काम करते थे, यानी कि वहाँ के शासक हुआ करते थे। ठीक है, और पार्ट सी जो थी ये मध्य क्षेत्र रीवा और पन्ना के पठार में शामिल थी, और पार्ट सी में जो है कुछ विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि पार्ट सी के अंतर्गत में जो है भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी, और इस भोपाल को जो है पार्ट सी में जो है भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी, और इसको भोपाल को जो है पार्ट सी में एक स्वतंत्र रूप से क्या कर लिया गया, स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया। और उस समय जो भोपाल थी बेटा, उस समय भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील थी। सीहोर जिले की क्या थी, तहसील, क्या थी, तहसील थी। ठीक है, भोपाल जिला कब बना तो इसके बाद में हम आपको बताएंगे, चूंकि भोपाल तो 1972 में जिला बना है। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीज स्पष्ट हो गई होगी, या ना समझ में आ रहा हो तो मैं पुनः एक बार बता दूं कि 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति देख रहे थे।
जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पर 3 पार्ट थे, पार्ट ए, बी और सी। तीनों पार्ट की अपनी एक महत्वपूर्ण कहानी है। पार्ट ए की जो प्रमुख राजधानी है वो नागपुर है। पार्ट बी की इंदौर और ग्वालियर 6 माह के लिए प्रशासक तौर पर राजधानी हुआ करती थी। पार्ट सी की जो है रीवा राजधानी थी, और इसके अंतर्गत पार्ट सी के अंतर्गत जो है भोपाल एक स्वतंत्र क्षेत्र था, जिसकी जो थी तहसील थी, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। इस मध्य क्षेत्र या मध्य प्रांत के अंतर्गत उस समय जो सीमाओं की जो संख्या हुआ करती थी वो होती थी 7 सीमाएं की सीमा छूती थी, यानी 7 राज्यों की सीमा छूती थी। और इसमें पार्ट ए में की जो राजधानी थी वो नागपुर थी, पार्ट बी की राजधानी इंदौर और ग्वालियर, पार्ट सी की प्रमुख राजधानी रीवा। पार्ट ए के अंतर्गत में क्या किया गया कि पार्ट ए के अंतर्गत में आपका जो है 8 मराठी भाषा जो जिले हैं वो तत्कालीन महाराष्ट्र क्षेत्र यानी बम्बई प्रांत को दे दिए गए। ठीक, इतनी कहानी स्पष्ट हो गई। अब उसके बाद में इनमें क्या गठन, यानी कि यहां पर क्या किया गया। अब इतनी चीज हटा देते हैं। इस मैप की अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, और इस गठन के दौरान क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 को, ठीक है ना, जो इसके पहले हमने जो देखे थे, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, और इस रिपोर्ट में जो है 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाना था। अब इसके बाद में क्या हुआ कि 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में जो है मध्य प्रदेश में जो है ये जो भी थे पार्ट ए, बी, सी, इनमें क्या किया गया, एक विशेष परिवर्तन किया गया। विशेष परिवर्तन यानी पार्टों में विशेष परिवर्तन, ये टॉपिक है उसके बाद। ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने सरकार को क्या सौंपी, अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात थी। ठीक है, और उसके बाद में जो पार्ट ए, बी, सी जो दिख रहे हैं इसमें विशेष परिवर्तन किए गए। अब वो विशेष परिवर्तन क्या किए गए कि बेटा जो पार्ट ए के अंतर्गत में जो 8 मराठी भाषा जो जिले थे उसको यहाँ से निकाल कर कहाँ दे दिए गए, हमने बम्बई प्रांत में दे दी गए। पार्ट बी में जो विशेष परिवर्तन क्या किया गया कि पार्ट बी में मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी, मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी उसको यहाँ राजस्थान, मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी उसको राजस्थान, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को राजस्थान में मिला लिया गया, राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान की जो सुनेर टप्पा था, सुनेर टप्पा क्षेत्र जो पड़ता था राजस्थान का, उसको कहाँ दे दिया गया, सुनेर टप्पा क्षेत्र को कहाँ दे दिया गया, राजस्थान को जो है दे दिया गया। और राजस्थान का जो कोरा जिला था उसकी जो सिरोंज तहसील थी, राजस्थान की जो कोरा की सिरोंज तहसील थी
उसको क्या किया गया, सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला लिया गया, यानी भोपाल में, यानी कि यहाँ पर इस सिरोंज तहसील को यहाँ से लाकर यहाँ विदिशा में शामिल कर लिया गया। ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि पार्ट सी में बी के बाद में फिर जो है 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इतनी चीज़ समझ गई। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये हटा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। एक बार मैं पुनः समझा देता हूँ कि पार्ट में विशेष परिवर्तन क्या हुआ कि मंदसौर जिले की, मंदसौर इधर में आता था, ठीक है ना, मध्य क्षेत्र में, तो मंदसौर जिले की जो है भानपुरा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया, और राजस्थान की सिरोंज तहसील को जो है, या सुनील टप्पा जो क्षेत्र है वो उसको जो है वहाँ सम्मिलित किया, पर सिरोंज तहसील को विदिशा जिले की एक तहसील बना दिया गया। ठीक है, इतनी चीज़ स्पष्ट। अब उसके बाद में आगे देखते हैं, हटा दे रहे हैं। अब 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का हुआ क्या, गठन। और इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे, इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, तो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के पहले मंत्री थे। और इनका जो निर्वाचक क्षेत्र था, निर्वाचन जो हुआ था इनका जो क्षेत्र था वो था रायपुर। ठीक है, यानी इनका निर्वाचन हुआ था रायपुर से। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जो बनाए गए, मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल बनाए गए वो थे पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बनाए गए, श्री पट्टाभी सीतारमैया। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और उस समय हाई कोर्ट का जो क्षेत्र हुआ करते थे, हाई कोर्ट कहाँ हुआ करती थी, तो हाई कोर्ट की जो क्षेत्र थी यानी कि वो जबलपुर में थी। ठीक है, जबलपुर में थी, ठीक है ना। और कार्रवायक जो क्षेत्र थे वो भोपाल और इंदौर वगैरह हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे उसके पहले मुख्यमंत्री थे राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक, अब उसके बाद में क्या हुआ कि बेटा ये 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब मध्य प्रदेश के गठन होने के बाद में क्या हुआ कि उस समय जो मध्य प्रदेश में कुल जिले थे, 1956 के समय में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की जो संख्या थी, कुल जिले जो थे उनकी संख्या थी 43। कितने जिले थे, 43 जिले थे। और कुल संभाग की जो संख्या थी, कुल संभागों की संख्या थी वो थी 9। यानी कि 1956 में मध्य प्रदेश कुल 43 जिले और 9 संभाग के साथ, ठीक है, 43 जिले और कुल 9 संभाग के साथ भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नहीं, भारत में यानी कि वो राज्य बना। ठीक है ना, कुल जिले कितने, 43 और संभाग 9। अब यहाँ पर जो कुल क्षेत्रफल हुआ करता था 1956 में मध्य प्रदेश का 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। कब की समय की बात क्षेत्रफल की, भाई 1956 के समय जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो उस समय कुल क्षेत्रफल की जो संख्या थी
यानी कुल क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का बेटा यहाँ पर क्या हुआ आंतरिक, ठीक है ना, और ये 4,04,43 और सबसे बड़े इसमें क्या हुआ कि ये मध्य प्रदेश जो था ये सबसे बड़े राज्य के रूप में उभरा, सबसे बड़े राज्य के ऊपर सबसे बड़ा राज्य हुआ करता, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला या सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में वो सिर्फ और सिर्फ एमपी ही था। कौन था? एमपी था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि गठन के बाद में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन, आंतरिक पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। और इस आंतरिक पुनर्गठन में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल अधिक होने के साथ में यहाँ पर जिलों की संख्या क्या थी? कम। भाई क्षेत्रफल सर्वाधिक था, क्षेत्रफल जो था मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या था? क्षेत्रफल क्या था? सर्वाधिक था। और क्षेत्रफल सर्वाधिक था पर यहाँ पर जिले तो कम थे, क्योंकि जिलों की कुल संख्या थी सिर्फ 43। तो यहाँ पर जिलों की संख्या कम होने की वजह से क्या हुआ कि नए जिलों की मांग उठने लगी। क्या उठने लगी? नए जिलों की मांग उठने लगी। और उसके उपरांत में क्या हुआ कि यहाँ पर समय समय में जिले बनाने की जो है कार्य प्रणाली प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर 26 जनवरी सन 1972 को, 26 जनवरी सन 1972 को, 26 जनवरी सन 1972 को 2 नए जिले बने। कितने? 2 जिले, 2 नए जिले। और 2 नए जिले बने थे बेटा, एक का नाम था भोपाल और दूसरे का नाम था राजनांदगांव। ठीक है, तो 1972 में 2 नए जिले बने, भोपाल और एक राजनांदगांव। और साथ ही में बेटा इसमें क्या हुआ कि इसके बाद में 3 नए संभाग भी बनाए गए। 3 क्या बनाए गए? नए संभाग। और ये 3 नए संभाग थे चंबल, बस्तर और चंबल, बस्तर और एक आपका क्या था? चंबल, बस्तर और एक होशंगाबाद। ठीक है ना, यानी कि 26 जनवरी 1972 को, 1972 को कितने जिले बने? तो याद रखिए 2 नए जिले बने। संभाग कितने बने? तो संभाग 3 बने। ठीक है ना, 3 संभाग और 2 जिले 1972 को। ठीक है ना, 2 जिले राजनांदगांव और भोपाल बने और 3 संभाग चंबल, बस्तर और होशंगाबाद बने। और अपने पास 1956 जब गठित किया गया मध्य प्रदेश, तो उन कितने जिले थे? कुल जिलों की संख्या 3 और संभाग की संख्या थी 9। अभी हमारे नए जो जिले बने हैं तो यहाँ 2 को ऐड करेंगे और 3 संभाग को अपन यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद में भाई अपने पास जिलों की संख्या कितनी हो गई? कुल अब 45 और संभाग कितने हो गए? 12। यानी 1972 में अपने पास मध्य प्रदेश में कुल जिलों की कितनी हो गई बेटा संख्या? 45 और संभाग 12। अब उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जिला पुनर्गठन आयोग आता है और जिला पुनर्गठन आयोग में जो है BR दुबे समिति आती है। और BR दुबे समिति, इसको हटा दे रहे हैं। अब जिला पुनर्गठन आयोग और BR दुबे समिति आती है। इसके बाद जिला पुनर्गठन समिति या BR दुबे की अध्यक्षता में BR दुबे समिति गठित किया गया। और इस समिति को जो है कार्य सौंपा गया 10 नए जिले, 10 नए जिले
निर्माण की प्रक्रिया का कार्य सौंपा गया। ठीक है ना। जिला पुनर्गठन आयोग समिति आती है जिसके अध्यक्ष प्रमुख BR दुबे होते हैं और इसको 10 नए जिले बनाने की बात करते हैं। और 10 नए जिले बनाने के साथ साथ जो है उस समय जो है मध्य प्रदेश में कुल जो जिलों की संख्या हो जाती है वो हो जाती कितनी, 61। कितनी हो जाती है, 61 हो जाती है। नहीं, 10 नए जिले जोड़ेंगे 45 के बाद तो कितने हो गए अपने पास, 10, 55। ठीक है ना। और उसके बाद में 1998 में ठीक है ना, ये BR दुबे समिति ने कितने नए जिले बनाई, 10 नए जिले बनाई, तो कुल जिले हो गए 55। और 1998 में सीदेव समिति आती है। कौन सी समिति, सीदेव समिति आती है। और सीदेव समिति जो है 6 नए जिले बनाती है। कितने नए जिले बनाती है, 6 नए जिले बनाती है। अब 6 नए जिले बनाएगी सीदेव समिति, हमारे पास जिले की संख्या हो गई 55 में हम 6 नए जिले जोड़ेंगे तो अपने पास में अब कुल जिले कितने हो गए, 61 कुल जिले हो जाते हैं सन 1998 तक। और संभाग अपने पास में कुल हो जाते हैं संभाग 12। यानी 1998 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 61 और 1998 में कुल संभागों की संख्या हो गई कितनी, 12। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज़ ये देखी गई कि भाई 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ अंचल भी था। देखिए ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये मध्य प्रदेश का मैप है और इसी के साथ जो है ये छत्तीसगढ़ जुड़ा है। ठीक, कर्क रेखा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र थे जैसे कि यहाँ पर था बस्तर, कांकेर, सरगुजा, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, है ना। ठीक है, कवर्धा, ये छत्तीसगढ़ के जिले थे। और मध्य प्रदेश में तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है भोपाल वगैरह, ठीक है ना, यहाँ से तो नर्मदा सोन घाटी जाती है, इस सतपुड़ा का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र है। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ गुजरात की सीमा छूती थी, यहाँ राजस्थान की सीमा लगती थी। ठीक है ना, यहाँ पर बिहार की सीमा लगती थी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया और यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ये जो सीमा लगती थी पर उसके साथ में जो है यहाँ पर और भी जो सीमा लगती थी। ठीक है ना, उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा भी लगता था, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यहाँ आंध्र, यानी कि 7 राज्यों की सीमा उस समय छूती थी। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 1956 को कुल जिलों की संख्या होती है 43, कुल संभाग होते हैं 9। जिला पुनर्गठन आयोग समिति आती है 1972 में, और 1972 में जिला पुनर्गठन जो है ये क्या करती है कि 10 नए जिले बनाती है। अपने पास में जो है जिलों की संख्या कितनी होती है, 45 में 55, 1998 सीधी समिति पुनः 6 जिले बनाती है, 55 में 6 जोड़ेगी 61, 1998 में, और संभाग की संख्या कुल 12। अब 1998 से सन 2000 तक के की अगर स्थिति देखोगे तो ये 2000 तक के का मैप है।
और इसमें जो है कुल जिलों की संख्या जो है अपने पास में, वो अभी अपने पास में कुल जिले है 61। अब मध्य रात्रि के समय सन 2000 को छत्तीसगढ़ के लिए एक विधेयक पारित होता है, ठीक है ना, विधेयक पारित होता है। और इस विधेयक पारित में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ के लिए अलग से नए पृथक नए राज्य की मांग उठती है। अब इसलिए मांग उठती है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो अंचल है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जंगली क्षेत्र हुआ करता था, पहाड़ी इलाका होता था, और छत्तीसगढ़ से जो राजधानी हुआ करती थी उसको आने के लिए उसको वक्त लगता था। इसलिए उन्होंने चाहा कि हमारे लिए जो है नया राज्य का निर्माण किया जाए। तो छत्तीसगढ़ के लिए सन 2000 में एक विधेयक पारित होता है, छत्तीसगढ़ विभक्त यानी छत्तीसगढ़ के नया राज्य विधेयक पारित होता है। और मध्य रात्रि को जो है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता था पहले, ठीक है ना, धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अंचल को मध्य प्रदेश से जो है 16 नए जिले और 3 संभाग के साथ, कितने संभाग के साथ, 16 नए जिले और 3 संभाग के साथ, 16 नए जिले किसके देंगे हम, 16 जिले और 3 संभाग के साथ मध्य प्रदेश से विदा कर देते हैं। यानी हमारे पास पहले 61 जिले थे और 12 संभाग थे, तो इसमें से 16 जिले किसको दे दिए हमने, छत्तीसगढ़ वालों को, और 12 में से 3 संभाग किसको दे दी हमने, छत्तीसगढ़। तो अब अपने पास में जो है 16 घटाएंगे तो पुनः कितने जिले बच गए हमारे पास, 45, ठीक है, और 3 हटा दिए तो अपने पास में पुनः कितने संभाग बच गए, 9, ठीक है। ठीक, अब मध्य प्रदेश में सन 2000 तक जो है कुल जिलों की संख्या थी 45 और संभागों की संख्या है 9, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लिए। अब जो है मध्य प्रदेश में सन 2000 को मध्य प्रदेश के पास कुछ जिलों की संख्या कितनी है, 45, संभाग कितने हैं, तो 9। अब क्या हुआ कि सन 2000 के बाद में सन 2003 में 3 नए जिले बने, 3 नए जिले बनाए गए। अब वो जिले थे गुना से अशोकनगर, गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर, और जो है शहडोल से अनूपपुर, ठीक है। यानी सन 2003 को जो है ये गुना वाला जो क्षेत्र है, खंडवा और शहडोल, ये क्या होते थे कि बड़े क्षेत्रफल वाले क्षेत्र हुआ करते थे, या राज्य हुआ, बड़े क्षेत्रफल वाले जो है जिले हुआ करते थे। और 2003 में गुना से अशोकनगर को जो है विभक्त कर दिया गया, नया जिले में तोड़ दिया गया, खंडवा से नया जिला टूटकर बना बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर। तो उसके बाद में सन 2003 में 45 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो गए अपने पास, 48 जिले हो गए कुल अपने पास सन 2003 तक। और 2003 के बाद में 2008 में सीधी से सिंगरौली, और झाबुआ से अलीराजपुर, पुर 2 नए जिले बने, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल जिले अपने पास में थे 2003 तक के 48, 2 नए जिले बनेंगे तो कितने हो गए, कुल जिले हो गए 50, कितने हो गए, 50। और उसके बाद में क्या हुआ
कि 2008 में ही एक जो है संभाग बनाया गया जिसका नाम है शहडोल, ठीक है ना। और 2008 में ही क्या हुआ कि एक संभाग बनाया गया, उसका नाम है शहडोल संभाग। तो हमारे पास कुल संभागों की संख्या थी 9, एक संभाग बनेगा तो कुल टोटल कितने हो गए 10। अब हमारे पास में 2008 तक की स्थिति कितनी है, 50 जिलों की संख्या कुल हो गई और संभाग की संख्या कितनी हो गई 10। उसके बाद में 2008 के बाद में जो है 11वां संभाग अभी प्रस्तावित में चल रहा है, छिंदवाड़ा, ठीक है ना। अब 2008 के बाद में क्या हुआ कि 2013 में यानी 16 अगस्त 2013 में जो हमारा जो नया जिला बना था, कौन सा, अलीराजपुर बना था कि कौन सा नया जिला बना था, ठीक है। 2013 में शाजापुर से फिर हमने तोड़े थे आगरा मालवा, शाजापुर से आगर मालवा जो है हमारा जो है 51वां जिला था, ये 51वां जिला बनाया गया था, ठीक है ना। और 2016 के बाद में 2018 में एक नया जिला बना, ठीक है, टीकमगढ़ से निवाड़ी, 52वां जिला बनाया गया 2018 में। और अभी वर्तमान 2020 में जो है एक जिला प्रस्तावित पर चल रहा है नया, ठीक है ना। 2020 में नया जिला प्रस्तावित में चल रहा है जिसका नाम कोई बताएगा क्या, नया जिला कौन सा जिला नया अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित में रखा है, ठीक है ना, शिवराज ने सरकार ने रखी है। चूँकि इसके पहले में आपको पता है कि कमलनाथ सरकार थी 2018-19 में, तो वो 1.5 साल के बाद में क्या हो गई कि उसको गिरा दिया गया, यानी कि वो विफल हो गई। उसके बाद में जो है उनने 3 नए ज़िले की जो है प्रक्रिया रखी थी कि 3 नए ज़िले बनाएंगे, पर वो जो है विफल हो गया। उसको कमलनाथ सरकार की जो है शिवराज सिंह सरकार ने उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। तो अभी तो वर्तमान में 2020 में एक नया जिला जो है शिवराज सरकार जो प्रस्तावित पर रखी है, उसका आप नाम बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा नया जिला है कि 2020 में प्रस्तावित में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक स्पष्ट है। अभी अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल जो जिले हैं वो बेटा अभी वर्तमान में तो 52 जिले हैं, 52 जिले हैं। एक प्रस्तावित पर है, पर अभी वो प्रस्तावित को नहीं जोड़ते, और 10 संभाग है। ये चीज़ याद रखो, ठीक। अब इसके बाद आगे की क्लास में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। अब इसके बाद हम जो है आगे की क्लास में देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में वो प्रतीक चिन्ह समाप्त होने के बाद पुनः हम मध्य प्रदेश, नया मध्य प्रदेश की ओर, उसकी भौगोलिक और जो है प्राकृतिक विभाजन के स्वरूप की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए बेटा यहाँ पर क्लास स्थगित करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो है बहुत ही स्पष्ट और जो है विषय वस्तुओं को एकदम स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस की क्लास के लिए भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे, और अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम परीक्षाओं में भी जो है इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, ठीक। तो गुड डे और अपना ख्याल रखिए, बाय।